इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथरस केस में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि हाथरस केस की आड़ में दंगे फैलाने की साजिश रची गई थी, जातीय दंगों की प्लानिंग की गई थी। ये विस्फोटक खुलासे ने सबको हिलाकर रख दिया। अब इस मामले में जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है कि पूरे 100 करोड़ के इस मामले में फंडिंग हुई है, जिसकी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि 7 समंदर पार से ये फंडिंग हुई थी। बकायदा लोगों को ट्रेन किया गया था कि कैसे आपको पब्लिक के बीच में रहना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, महंगे कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, टाई आपको नहीं लगानी है। तो ये सूत्र बता रहे हैं कि बड़े लेवल पर यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए और इस न्याय की लड़ाई की आड़ में ये बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें ये अब तक का एक और सबसे बड़ा खुलासा है। और इस खबर पर सीधे एक बार फिर से मुझे लखनऊ जाना होगा, जहां पर मेरे सहयोगी मानस लगातार बने हुए हैं। मानस, ये बात लगातार सरकार कह रही थी कि करोड़ों की फंडिंग हुई है। अब सूत्र बता रहे हैं कि साजिश के पीछे तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की गई है। देखिए, इसीलिए ईडी अपनी जांच भी शुरू कर दिया ईडी ने, और ईडी जल्दी इसमें मुकदमा दर्ज करेगी। आपको बता दें कि जब ये वेबसाइट का जब सामने आई साइबर सेल की, उस तरीके की पूरी साजिश सामने आई कि बाकायदा एक कैंपेन चलाया जा रहा है वेबसाइट के जरिए, और उस पर फंडिंग जुटाई जा रही है। अब लोगों को सलाह दी जा रही है कि किस तरीके से वो पहुंच करके वहाँ हिंसा को फैलाना है, दंगा करना है, दंगे के दौरान किस तरह से उन्हें अपना बचाव करना है। इस पूरे खुलासे को भी न्यूज़ 24 ने सबसे पहले किया था, और ये जानकारी भी हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं कि अब तक जो जांच हुई है साइबर सेल की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से, इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। ये जानकारी कल ही मिल गई थी, लेकिन इसको और पुख्ता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। कुछ और डिटेल भी सामने आई है, जिसमें यह मालूम हुआ है कि 50 करोड़ रुपए की करीब की रकम मॉरिशस के जरिए भेजी गई है, और ये जिन खातों में गई, जिनके पास गई है, अब उनको ट्रैक किया जा रहा है। बहुत उम्मीद है कि आज ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक मुकदमा दर्ज करेगा। जल्द ही आप देखेंगे कि इसमें गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो घटना है वो अपनी जगह है, लेकिन घटना के पीछे, घटना की आड़ में दंगाइयों के, उपद्रवियों के मंसूबे बड़े खतरनाक थे। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, जिस तरीके से साइबर सेल ने इसमें इनपुट इकट्ठा किए थे, जिस तरीके से यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब ये दावा पुख्ता होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में हाथरस में जातीय दंगे फैलाने की पूरी साजिश थी। ये विस्फोटक खुलासा न्यूज़ 24 ने किया था। इसमें बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है 7 समंदर पार से। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सीधे प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आ रही हूँ कि अभी ये जानकारी मिली है कि जिस साजिश का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें 100 करोड़ की फंडिंग हुई है 7 समंदर पार से। निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है किस तरह से कुछ लोग गिद्ध जो है वहां पर दंगे फैलाकर, हिंसा करके, आतंक फैलाकर निर्दोषों की जान लेने की योजना बनाए पड़े थे। अब इन गिद्धों का साथ जो है कुछ सियासी दल क्यों दे रहे थे, यह भी प्रश्न पैदा होता है। कुछ सियासी दलों की जो भूमिका है वह भी संदिग्ध है। तो कुछ तथाकथित एनजीओ जो जिहादी मानसिकता से ग्रस्त है, जिहादी मानसिकता के लोग, सीएए पर प्रदर्शन होता है, सीएए के प्रदर्शन के मंच पर कांग्रेस के नेता जाते हैं, कालांतर में दंगे होते हैं, हिंसा होती है, 50 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये लोगों की जान के दुश्मन क्यों है? अशांति, अराजकता, आतंकवादियों का समर्थन क्यों करते हैं? ये सवाल, इसका उत्तर उनको देना होगा। और 100 करोड़ रुपए ऐसे ही तो नहीं चले आए, और प्रवर्तन निदेशालय पुख्ता सबूतों के आधार पर बात कर रहा है। तो दंगे फैलाने कौन चाहते थे, और दंगा फैलाने का कारण क्या था? जब लोकतांत्रिक रूप से, जब सरकार को कहीं से हटा पाने में असमर्थ हो रहे हैं, 2019 के चुनाव की पराजय के बाद पीएफआई ने तय किया कि दिल्ली में दंगे करने हैं। अब उसी तरह से 2022 की चुनाव की पूर्व पीठिका बनाते हुए उत्तर प्रदेश में दंगे करना चाहते हैं। कोई और इनपुट है कि इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं? सर, आपके पास प्रेम शुक्ला जी कोई इनपुट है इस मामले में, और कौन लोग शामिल हो सकते हैं? पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, इसके अलावा कौन? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। साधना भारती जी, सीधे तौर पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि इसमें सियासी दलों की संदिग्ध भूमिका है। मैडम देखिए, ये डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला है पूरा का पूरा।
भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से अपनाती आई है, ये संगीत सोम की पार्टी नहीं है, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर की पार्टी नहीं है जो दंगे कराएंगे। हम सांप्रदायिकता की सीढ़ियां हमने नहीं बांटी थी, सबने देखा 2007 में, 2002 में किसने क्या किया। बीच में मत बोले, मैं बहुत निवेदन कर रही हूँ, मैं बीच में नहीं बोली, मैं नहीं बोली हूँ। आप देखिए, मैं ये चीज यहाँ पूछना चाहती हूँ कि क्यों एक बेटी के बलात्कार की घटना को बार बार डाइवर्ट करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ करते हैं। इनकी क्या इच्छा है, ये क्या चाहते हैं? प्रश्न मुक्त संसद चाहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, दिमाग मुक्त भक्त चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सवाल मुक्त मीडिया हो। तो ऐसा नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सवाल भी पूछेंगे। अरे कुलदीप सेंगर हमने नहीं दिया, चुप हो जाइए आप किस तरह महिलाओं से बात करते हैं देखा है मैंने डिबेटों में, आपने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप मुझसे इस तरह की बात, आप मुझसे प्लीज आप मेरे बीच में ना बोले। दूसरी बात ये, आपसे ही मैंने सवाल किया था प्रेम शुक्ला लॉकडाउन के अंदर, अगर आप न्याय संघर्ष बात करते हैं तो फिर हाथरस की बच्ची की बात जब मीडिया आती है तभी क्यों मुंह खुल रहा है आपका? आगरा के पूछती रही आपसे, बच्ची का रेप हुआ है, अनाथ है, मार दिया है, कब न्याय मिलेगा? मेलपुरी की बच्ची को कब न्याय मिलेगा? जौनपुर की निशाद बच्ची को कब न्याय मिलेगा? आपके पास सवाल का जवाब नहीं था प्रेम शुक्ला। बीच में बोलना यही दर्शाता है कि आप डाइवर्ट एंड रूल का फार्मूला अपनाते हैं, बेटियों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ठीक है साधना भारती जी, मैडम थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा धैर्य रख के एक करके बात रखिए ताकि राष्ट्र आपको सुन पाए, समझ पाए। लगातार बीच में बोल रहे हैं तो धैर्य रखने के लिए इनको बोलिए आप, इनके अंदर धैर्य नहीं है, ये आप दंगों की तरफ ले जाना चाहते हैं। शुरू से देश को दंगों में ही ले जाते रहे, आप फिर से दंगों की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये बताएं डीएम पे कार्रवाई कब होगी? योगी को भी आपने सुना और बीजेपी लगातार इस बात को उठाती आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं मात्र इसमें सियासत कर रही है, उनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, उनको न्याय से कोई मतलब नहीं है। योगी और मामा मरीज की मिली भगत के बिना सीधा धारण नहीं होता, ऐसे ही शासन प्रशासन योगी की मिली भगत के बिना इतना बड़ा केस आज फिर से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ईडी और सीबीआई को तोता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमने देखा है प्रेम शुक्ला, चिल्लाइए मत, बरगलाइए मत, बहुत आप बोलते हैं बीच में। ठीक है साधना भारती जी, मैं लौट रही हूँ मैडम, लौट रही हूँ, एक मिनट मैडम। मैं एलन राव सर से इस पूरे मामले की डिटेल लूं और समझूं कि जब इस तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं तो पुलिस किस तरीके से काम करती है, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक बात का जवाब तो ईमानदारी से दे दीजिए सर कि इस मामले में जो पुलिस का रवैया रहा है, आप भी मानते हैं जब तभी एसपी डीएसपी इसमें नप गए कि इसमें लापरवाही बरती गई। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात सर ये है कि डीएम पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना शर्मनाक वो बयान दे देते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। सर क्यों नहीं हुआ इसमें डीएम पर एक्शन अभी तक? देखिए, एक तो पहली बात आपका, हम ईमानदारी से एयर पोस्ट का जवाब देते हैं, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आदरणीय एलन राव जी पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा जब इसकी जांच सीबीआई कर रही है, एसआईटी कर रही है, बंद करेंगे सर प्रेम शुक्ला जी, आप दूसरों के आड़ लेना कब बंद करेंगे? आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं बोलती हूँ तो और जवाब आपके पास कोई नहीं है, ये तो बता है। जो पीएफआई के समर्थक हैं, जो जिहादियों के आका हैं, अब जिहादियों के आका पकड़े जाने वाले हैं और जिहादियों के आकाओं पर जिस तरह से भंडाफोड़ हुआ है, कांग्रेस की प्रवक्ता की बौखलाहट बता रही है कि अब इनकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। ये जो रक्तपात करना चाहते थे, ये जो हिंसा करना चाहते थे, ये जो निर्दोषों का रक्त बहाना चाहते थे, इन रक्त पिपासु विद्रोह को जो है, इन गिद्धों का ऐसे बात नहीं हो पाएगी साधना भारती जी। प्रेम शुक्ला जी एक एक करके सर, एक एक करके बात रखिए मैडम, एक एक करके बात रखिए। ऐसे एक दूसरे को काटेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, एक दूसरे को काटेंगे तो कुछ नहीं समझ में। ठीक है, आप सोच लीजिए, तब तक मैं लौट रही हूँ, दोनों के पास लौट रही हूँ। एलन राव सर का मुझे रुक करना पड़ेगा। सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने देखा शुरुआत से कि इसमें एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ था उस इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे थे, लेकिन दूसरे मामले में आपने देखा कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई, राजनेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गई। जैसे ही हर नेता अंदर गया तो माहौल गर्माता चला गया। लेकिन सर अब तीसरी बात आप देख रहे हैं कि इसमें इंटरनेशनल साजिश का जो खुलासा हुआ है वो बेहद विस्फोटक है, बेहद हैरान करता है, बेहद परेशान करता है। तो सर इस तरीके के जब इनपुट आते हैं तो किस तरीके से पुलिस काम करती है, किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाती हैं? सर
देखिए, ये मैं इस आपके क्वेश्चन को 2 भागों में बांटूंगा। पहले भाग की जो पीड़िता के साथ जो कुकर्म हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, जो क्राइम हुआ है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आना कि इंटरनेशनल तरीके से कुछ लोगों ने पॉलिटिकल अपने मुद्दे सेटल करने के लिए PFI जैसी फंडिंग का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है, पॉलिटिकल इशू बनाकर इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ चंद लोग हैं जो सेल्फिश नेचर के आदमी हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि ये सरकार किसी तरह और कोई वजह से नहीं डिसेबलिस्ट हो। तो ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ इस प्रकार से दंगे भड़काने की कोशिश है, ये देश विरोधी बातें हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। पीड़िता के क्राइम को आधार बनाकर इस प्रकार से इंटरनेशनल तरीके से यहाँ पर दंगे फैलाने की कोशिश करना, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। उनकी ऐसे दंगों में बेगुनाह लोगों की मौत होती है, इंजर्ड होते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ये सब लोग नहीं समझते हैं, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इश्यूज सेटल करने के लिए सारे काम जो कर रहे हैं। ये नियत बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और ऐसी धारणा जो लोगों में आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की सिचुएशन चल रही है अभी। मैं भी अपने जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, लेकिन ठीक है मैडम, मैं इस बात पे एक सवाल उठाती हूँ, एक सवाल जो मैं कल से लगातार उठा रही हूँ कि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है कि इंटरनेशनल साजिश हुई है यूपी सरकार का नाम बदनाम करने के लिए, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए, और जो बेटी के लिए हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बदनाम करने के लिए, तो सर अगर पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेताओं को जब देश की सुरक्षा की बात आती है, बेटियों के इंसाफ की बात आती है, तो फिर एकजुट हो जाना चाहिए सर। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वक्त की कमी है मेरे पास। प्रेम शुक्ला जी, साधना भारती जी, एलन राव सर, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।